नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। न्यूज तक पर राजनीति के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब आपसे चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं तो भी दिमाग में कई विषय उमड़ घुमड़ रहे थे कि आखिर किस विषय पर आपसे चर्चा की जाए, क्योंकि देश में बहुत कुछ हो रहा है। हम उत्सवधर्मी लोग हैं, पूरे देश में उत्सव का माहौल है, दिवाली बिल्कुल सामने है। लेकिन आज की जो सबसे बड़े चित्र और जो सबसे बड़ी खबरें आ रही हैं वो आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में हैं और वहाँ पर उन्होंने रुद्राभिषेक भी किया, वहाँ पर उनको अर्चन किया, जो भी धार्मिक कर्मकांड अनुष्ठान होते हैं वो कर रहे हैं। उनके पल पल की जानकारी आपको मिल ही रही होगी। तो मेरे लिए मैंने सोचा कि जब आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ इस समय, तब तक तो उनके पल पल उन्होंने कहाँ पर कितना जल चढ़ाया है, कितने कदम वो चल कर गए हैं, कौन से उन्होंने वस्त्र पहने हैं, ये सारी जानकारी आप तक पहुँच चुकी होगी। लेकिन हाँ, उसके अपने राजनीतिक निहितार्थ हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर एक आंकड़ा ये कहता है, ये एक सर्वेक्षण ये कहता है, ये बिल्कुल अमिट सत्य है कि जब भी कहीं चुनाव होता है उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार्मिक जगहों पर जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव के समय जाते हैं, चुनाव से पहले भी वो जाते रहते हैं। मेरा ये कहने का यहाँ तात्पर्य नहीं है कि वो सिर्फ चुनाव के मद्देनजर जाते हैं, वो अक्सर जाते रहते हैं, लेकिन चुनाव के समय ये सघनता बढ़ती है। जैसे आज वो केदारनाथ में हैं, इसके बाद वो उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं राम जन्मभूमि में। वहां पर जब वो गए थे वहां पर शिला पूजन के लिए, वहां पर नींव रखने के लिए, अब वहां पर जाएंगे, पूजा करेंगे। जब उसका एक दूसरा चरण, मतलब उसका कुछ हो चुका है, तब वहां पर वो जा रहे हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम है, आपको पता ही है, लगातार वहां योगी आदित्यनाथ जाते रहते हैं। और जहां चुनाव से पहले जब चुनाव होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरीके की जगहों पर जाते हैं जो उनका तीर्थ यात्रा होती, तो उसका फल जनता उन्हें जीत के रूप में देती रही है। तो ये तो एक अलग विषय हो गया। फिर एक विषय ये भी था कि कैसे जिहाद और गीता का कर्मयोग एक समान है, इसको लेकर शिवराज पाटिल जो पूर्व गृह मंत्री थे यूपीए सरकार में, जब वो गृह मंत्री थे तो उसी समय 9/11 का हादसा हुआ था, जिसके बाद उनको हटाया गया था। तो एक किताब के कार्यक्रम में, किताब विमोचन का कार्यक्रम था, वरिष्ठ पत्रकार हैं रशीद किदवई साहब, उनकी किताब का विमोचन था। उस कार्यक्रम में उन्होंने इस तरीके की तुलना की, तो उसको लेकर तमाम बातें की जा रही हैं। तो उसको लेकर भी आपको पता ही होगा कि कितना तमाम धर्म विशेषज्ञ पैदा हो गए, उन्होंने उसके छिद्रान्वेषण बता दिया है कि ये ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। खैर, अब इन सब में ना पढ़ते हुए मैं आता हूं जो मेरा आज का मुद्दा है। मेरा मुद्दा है आज का आंतरिक लोकतंत्र राष्ट्रीय पार्टियों में या क्षेत्रीय पार्टियों में कितना सच है या कितना बड़ा छलावा है। जी, काफी आपने जवाबी कव्वाली सुनी होगी इस समय। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे जब अध्यक्ष वहां पर एक चुनाव के बाद चुने गए, तो कहा गया कि बीजेपी की तरफ से तुरंत टिप्पणी आई कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाला अध्यक्ष बना दिया गया है। जवाब में कांग्रेस ने भी कहा कि रिमोट से तो अध्यक्ष आपका चल रहा है, जेपी नड्डा जी चल रहे हैं। जयप्रकाश नड्डा जी आपको पता ही कि कब अध्यक्ष बने। तो अब जरा बात करते हैं कि वाकई कांग्रेस और बीजेपी दोनों में अध्यक्षों के पास कितनी ताकत होती है, और जो अध्यक्षों का जो चयन होता है या निर्वाचन होता है, उसके पीछे की जो प्रक्रिया है, उसके पीछे का जो संदेश है, और वो वाकई सिर्फ कई बार खाना पूर्ति होती है या वाकई इससे कुछ आमूल चूल परिवर्तन होते हैं। पहले कांग्रेस पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे लंबे समय तक उन्होंने राज किया है। कांग्रेस में निश्चित तौर पर नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस ये एक दूसरे का पर्याय बन गए, और नेहरू और गांधी कांग्रेस के लिए कितने अनिवार्य अपरिहार्य रहे हैं, इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा। कांग्रेस बार बार टूटती रही, कभी जगजीवन राम जाते रहे, कभी शरद पवार जाते रहे, कभी मोरारजी देसाई जाते रहे, इस तरीके की तमाम घटनाएं मिल जाएंगी। लेकिन कांग्रेस कभी आई, यानी कांग्रेस इंदिरा हो जाती थी, जिसको कांग्रेस इंदिरा लोग कह, कांग्रेस इंडिया थी लेकिन उसको कांग्रेस इंदिरा लोग कहने लग गए थे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि सोनिया गांधी जब अध्यक्ष बनी तो उस समय भी उनके विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर एक नई पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी बना दी गई थी। खैर, अब बात करते हैं अध्यक्ष को लेकर। तो कांग्रेस में आपको याद होगा कि जब पहली बार एक ऐसा अध्यक्ष बना 91 में, जब राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी एक आतंकवादी हादसे में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद
निश्चित तौर पर गांधी परिवार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी थे। प्रियंका और राहुल की उम्र इतनी ज़्यादा थी नहीं, और सोनिया गांधी उस समय, चूंकि वो भारत की नागरिकता उनकी बाद में आई है और वो इटली की मूल निवासी थी, तो उनकी विदेशी मूल को लेकर भी तमाम शंकाएं थी और उनके अपने दुख और अपना क्षोभ था। तो उस समय पार्टी में उन्होंने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, या उस समय नरसिंह राव चूंकि जब प्रधानमंत्री बने तो अध्यक्ष के तौर पर एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत के मद्देनजर उन्होंने इस्तीफा देकर सीताराम केसरी को अध्यक्ष बनवाया। खैर, सीताराम केसरी जब अध्यक्ष बने तो आपको याद है कि राव और केसरी की जोड़ी ने कैसे गांधी परिवार को पूरी तरीके से, और गांधी परिवार के जो खासम खास जो उनके सिपाहसालार होते थे, उनको पूरी तरीके से किनारे कर दिया। उस समय प्रधानमंत्री चूंकि सत्ताधारी दल का था और सत्ताधारी दल की सरकार थी, तो अध्यक्ष दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे थे। ये बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी पर जो आज के अंक की जो परिणति होनी है, जो आज के अंक का जो निष्कर्ष निकलना है, वो इसी पॉइंट पर निकलेगा। क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे और अध्यक्ष सीताराम केसरी थे। दोनों एक साथ मिलकर चल रहे थे, दोनों एक साथ मिलकर फैसले ले रहे थे। इसलिए जो भी विरोध के स्वर थे, उनको वो वहां पर भस्मीभूत किए दे रहे थे, उनको बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। खैर, धीरे धीरे बात आगे बढ़ती। जब 1996 में चुनाव हारने की बात आती है, जब हार जाती है कांग्रेस, तो उसके बाद सीताराम केसरी के खिलाफ विरोध के स्वर उठते हैं और उनको किस तरीके से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, यह भी इतिहास है। और इतनी ज्यादा नफरत सीताराम केसरी के खिलाफ कि न सिर्फ उनको अपमानित किया गया, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनका शव अकबर रोड पर नहीं रखने दिया गया, जबकि वो पूर्व अध्यक्ष थे। क्योंकि सोनिया गांधी के खिलाफ, जिस तरीके से गांधी परिवार के खिलाफ उन्होंने बिगुल बजाया था, और पार्टी में उनके जो खासम खास लोग थे, उनके साथ वो नहीं खड़े हुए थे, बल्कि उनके विरोध में खड़े हुए थे। उनको एक दूसरे को निपटाने का काम चल रहा था, तो इसलिए उनके सिपाहसालारों ने भी उनके साथ ऐसा ही बर्ताव किया उनकी मृत्यु के बाद भी। कुल मिला के तब पार्टी विपक्ष में आ चुकी थी, और मतलब ये कि प्रधानमंत्री नहीं था उनके पास, जो भी थी पार्टी थी। पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथ में आ चुकी थी और धीरे धीरे नए समीकरण बन रहे थे। गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, जनार्दन द्विवेदी, इस तरीके, ऑस्कर फर्नांडीज, ऐसे तमाम लोग जो थे वो सामने आ रहे थे, और वो लोग पूरी तरीके से पार्टी में काबिज होते दिखाई पड़ रहे थे। उनका वर्चस्व चल रहा था। खैर, ये हुई बात कांग्रेस की सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने तक। लेकिन जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, तो सोनिया गांधी ने एक रिकॉर्ड कायम किया, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहने का। ये एक अपने आप में छोटी बात नहीं थी, देश की सबसे पुरानी पार्टी थी, लेकिन सोनिया गांधी ने उस पार्टी को सबसे लंबे समय तक नेतृत्व दिया, और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के बनने तक उनको फिर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जाना पड़ा, जबकि उनकी थोड़ी सी अस्वस्थता भी है। खैर, ये भी इतिहास है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि कुल मिला के गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सारी राजनीति शुरू, बीच के कुछ 4 साल छोड़ दे, अगर हम 91 से 96 के बीच में 4 साल पूरी तरीके से उनको नेपथ्य में रखा गया, लेकिन इसके अलावा कभी गांधी परिवार कांग्रेस से अलग नहीं रहा। कांग्रेस में उसी की चलती रही, जो गांधी परिवार ने चाहा वही होता रहा। राहुल गांधी चाहते थे महासचिव बनना, तभी बने। जब उपाध्यक्ष बनना चाहते थे, तभी वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने, और जब वो अध्यक्ष बनना चाहते थे तो वो बने। तो ये जो वंशवाद का जो आरोप था कांग्रेस पर, वो उसी तरीके से चस्पा होता रहा, क्योंकि 10 साल सरकार थी। सोनिया गांधी ने एक प्रधानमंत्री पद का जो एक, आपको याद होगा, पूरा टीवी पे आपने काफी कुछ देखा था, वो एक त्याग, और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता था कि वो रिमोट से चलते हैं, और प्रधानमंत्री अपने फैसले नहीं लेते, संगठन फैसले लेता है। संगठन के पास ये था कि भाई संगठन ने चुनाव जिताया है, सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव जीता गया है, ना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। जब इस तरीके की बहस चलती थी, तो उसमें उनके जो सिपाहसलार, जो उनके खासम खास लोग थे, वो ये बताने और जताने में कोई गुरेज नहीं करते थे। खैर, ये सब दौर तो अब जा चुका है। ये तय हो गया कि कांग्रेस में गांधी परिवार का ही वर्चस्व रहेगा जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, वो इतिहास में सबसे ज्यादा शर्मनाक था। खैर, राहुल गांधी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए,
इस्तीफा दे दिया और कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पे सोनिया गांधी थी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे एक लंबे चुनाव के बाद, ये चुनावी प्रक्रिया शशि थरूर और उनके बीच में जो हुआ वो भी आपको पता है कि एक लंबी प्रक्रिया चली, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बने। अब मल्लिकार्जुन खड़गे पर जब आरोप लगा कि वो रिमोट वाले बनाए गए हैं, तो तुरंत कांग्रेस की तरफ से जेपी नड्डा पर आया। अब जरा आते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए समय का पहिया कैसे उल्टा घूमता है। वो बीजेपी जो हमेशा कांग्रेस को इस मुद्दे पर खड़ा करती थी सवालों के घेरे पे कि उनके यहां आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके बाद जो उनके परिवार के लोग वहां पर राज करेंगे। खैर, अब इसको प्रतीकात्मक कहें या कुछ भी कहें, फिलहाल चुनाव के जरिए इसको उन्होंने नष्ट किया है। लेकिन बीजेपी के अंदर जयप्रकाश नड्डा जी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जेपी नड्डा कब अध्यक्ष बने? अब जरा सरकार बनने के बाद जो बात मैंने आपसे कही थी ना कि प्रधानमंत्री और अध्यक्ष, मतलब जो असली सत्ता का केंद्र है, जब प्रधानमंत्री है तो असली सत्ता का केंद्र कहने का मतलब है वो वहां पर आ जाता है। कांग्रेस में अपवाद इसलिए था क्योंकि प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के नाम पर बना था, मतलब जिसके नाम पर वोट आते हैं, जो एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके इर्द गिर्द ऐसे लोगों का समूह हो जो सत्ता हासिल करा सके, उसी की चलती है। जैसे तब सोनिया गांधी चलती थी। आज की तारीख में इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस समय चुनावी जीत की गारंटी जैसे बन चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर का चुनाव हो या लोकल स्तर का चुनाव हो। तो पहले जैसे होता था ना कि कांग्रेस, बस कांग्रेस है, वो उनके जो भी चुनाव चिन्ह होते थे, चाहे पंजा रहा हो या इससे पहले जो है गाय बछड़ा रहा हो या चरखा रहा हो, जो भी रहा हो, उस पर लोग चुनाव चिन्ह पे डाल के आते थे। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कमल के निशान को लेकर या इससे पहले जो जनसंघ के समय में जो दीपक को लेकर जो उनका अपना क्लाइंटल रहा होगा, जो उनके अपने वोटर रहे, वो निश्चित तौर पर उनके पास थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद में कमल के साथ साथ में नरेंद्र मोदी का चेहरा भी बहुत बड़ा हो गया। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की चमत्कारिक विजय दिलाई और जो इतिहास दर्ज किया, ये स्वाभाविक भी है। वो लगातार जिस तरीके से अथक राजनीति न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि लोगों के बीच में जा जाकर वोट भी मांग रहे हैं, अपना प्रशासन के साथ साथ में अपनी राजनीति पे भी उन्होंने कभी कोई भी ढिलाई नहीं बरती है। तो नरेंद्र मोदी का अपना एक अलग वर्ग बन गया है। तो अब आप याद करिए कि 2014 में राजनाथ सिंह अध्यक्ष होते थे जब चुनावी विजय मिली, लेकिन चुनावी विजय के तुरंत बाद अमित शाह, जो कि उत्तर प्रदेश जहां से दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाता है, वहां की जीत के जो शिल्पकार थे अमित शाह, उनको अध्यक्ष पद पर उनकी ताजपोशी हुई। अध्यक्ष पद पर उनकी ताजपोशी हुई, उनका फिर दूसरा कार्यकाल भी रहा। लेकिन 2019 में जब सरकार दोबारा आई तो वो गृह मंत्री बन गए, तब अध्यक्ष बनाए गए जेपी नड्डा। लेकिन जरा वो दृश्य आप याद करिए कि उसी समय जेपी नड्डा अध्यक्ष बने थे और हरियाणा की जीत हुई थी और की जीत हुई थी। लेकिन उस समय आपको याद होगा कि किस तरीके से जब बीजेपी दफ्तर पर जश्न मन रहा था जीत का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में नड्डा जी नहीं बल्कि अमित शाह होते थे। तो उस समय भी विपक्ष की तरफ से कुछ सवाल उठे थे, लेकिन जब जीत का शोर होता है और जीत की ध्वनियों के पीछे ये सारे मुद्दे पीछे चले जाते हैं। तो कहने का आशय ये है कि लोकतंत्र में जो कुर्सी दिला पाता है, जो विजय दिला पाता है, उसकी ही चलती है, पार्टी पर भी उसी की चलती है। आज की तारीख में जयप्रकाश नड्डा को भी दूसरा कार्यकाल एक तरीके से मिल ही गया है उनको। अब वो आगे चलने, तो ये हो रहा है कि भाई वहां पर चुनाव कहाँ हुआ? तो वो कांग्रेस जो वंशवाद के आरोपों से घिरी रही हमेशा, जिसमें आंतरिक लोकतंत्र की कभी बात नहीं हो पाती थी, माना नहीं जाता था कि वहां पर कुछ हो सकता है, वो आज भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये राजनीति का सबसे बड़ा फलसफा यही है कि जो विजय दिला सकता है उसी की पार्टी में, सरकार में चलेगी। सीधी सी बात है, जनता के दिलों पे जो राज कर रहा है और जनता के बीच में जो मैंडेट लेके आ रहा है, वही पार्टी भी चलाएगा और वही सरकार भी चलाएगा। वो अलग बात है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तब संगठन की असली कीमत समझ में आती है। और आप याद करिए कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेताओं के होते हुए भी संगठन की क्या स्थिति थी बीजेपी की जब वो सत्ता में नहीं थे। तो सत्ता से दूर जाने के बाद संगठन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन जब सत्ता
होती है तो सत्ताधारी दल ही पूरी तरीके से उस पर काबिज दिखाई पड़ता है। इस मामले में कांग्रेस जरूर अपवाद थी, लेकिन देखा जाए तो सोनिया गांधी अध्यक्ष भले ना रही हो, लेकिन नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का उनको चेयरपर्सन बनाकर एक तरीके से सरकार की कमान उनके हाथ में ही दी गई थी। तो ये जो राजनीति में पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की बात होती है, मैं दो राष्ट्रीय दलों की बात कर रहा हूँ। क्षेत्रीय दलों में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी में क्या होगा, समाजवादी पार्टी में क्या होगा, डीएमके में क्या होगा, टीआरएस में क्या होगा, या ममता बनर्जी की पार्टी में क्या हो रहा है, ये आपको पता है। लोग एक व्यक्तियों पर केंद्रित पार्टी होती हैं और पूरी तरीके से उन्हीं व्यक्तियों के आधार पर फैसला होता है जो उनके उत्तराधिकारी का होता है। उड़ीसा नवीन पटनायक का आप देख ही रहे उदाहरण। लेकिन इन दो राजनीतिक दलों के बीच में जो आंतरिक लोकतंत्र को लेकर जो विमर्श चला है, मुझे लगता है ये शुभ संकेत है, अच्छी बात है, क्योंकि पार्टी के अंदर से भी आवाज उठ रही है कि जेपी नड्डा के पास कितने अधिकार होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कितने अधिकार होंगे, या वाकई असली अधिकार वहां पर भी किसी और के पास, मतलब कांग्रेस के पास भी कहीं और सन्निहित होंगे, और यहां पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी संगठन के अधिकार किसी और के पास ज्यादा सन्निहित होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों राष्ट्रीय दलों के वो मात्र रबर स्टाम्प बनकर रह जाएं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि यहां पर मैं अपनी बात को विराम देता हूं, लेकिन ये जरूर सोचिएगा कि ये जो आंतरिक लोकतंत्र का जो आरोप एक दूसरे के ऊपर मढ़ा जा रहा है, उसमें वाकई कोई भी पूरी तरीके से साफ नहीं है, क्योंकि शक्ति निश्चित तौर पर विजय दिलाने वाले के हाथ में होती है, और जो जहां पर विजय दिला पा रहा है वो अपने हाथ में रखता है। और इससे न कांग्रेस की बहुत ज्यादा स्थिति बदलने वाली है, और बीजेपी में तो खैर बदल भी नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी के पास जो इस समय जीत दिलाने वाले जो चेहरे हैं वो दूसरे हैं, वो जयप्रकाश नड्डा नहीं, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी निश्चित तौर पर उसी तरीके हैं। तो कुल मिलाकर दोनों राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय ऐसे हैं जो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होंगे। वैसे संगठन में तमाम लोग की चलती, लेकिन संगठन से बाहर भी जो सरकार वाली शक्तियां हैं या जो संगठन में नहीं है, कांग्रेस में भी, वही पूरी तरीके से उनको संचालित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोनों दल, राष्ट्रीय दल कम से कम आज की तारीख में इस मामले में बराबर खड़े दिखाई पड़ते हैं। नमस्कार।